सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है, ज़ाहिर है कुर्बानी के मामलात हैं, गोश्त खाया भी जा रहा है, खूबसूरत जानवरों को जो पाला था उनको कुर्बान भी किया गया है, कुछ कुर्बानी के मामलात अभी रुके हुए भी हैं। ये सारे मामला चलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल भी डिस्कस हो रहे हैं। नैब डिस्कस हो रहा है, नैब अब क्या करेगा, क्या कोई ऑर्डिनेंस आने वाला है। अपोजिशन और हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पा रहे हैं, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर होगा क्या। चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नैब के हवाले से डिसीजन दिए हुए हैं, कोर्ट्स बनने हैं, मामला आगे बढ़ने हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया मैं एहतसाब करूँगा, होगा, तो होने क्या जा रहा है। एक मामला तो। दूसरा मामला ये, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जो सिंध को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वो हर बारिश में डूब जाता है। एक ही बिजली देने वाली कंपनी है। ये अनोखा वाक़या है वैसे, दुनिया भर के अंदर इतने बड़े शहर के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी बिजली देती है, उसकी मोनोपोली है। वो जब चाहे बिजली की कीमतें बढ़ा दे, जब चाहे गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस शहर के साथ हो क्या रहा है। बारिश का पानी आ जाए घर में कोई बात नहीं, लोग खुश होंगे, लेकिन नाला घर में आ जाए और आके घर को तबाह कर दे, गाड़ियों को तबाह कर दे, नाले साफ़ ही ना हो और नाले के पैसे खा लिए जाएँ, इस शहर के साथ हो क्या रहा है। 26,000 इंडस्ट्रीज़ हैं इस शहर के अंदर। वो 26,000 इंडस्ट्रीज़ की जो लोग हैं वो बहुत परेशान है, शहरी बहुत परेशान है। शहरी कहते हैं हमने वोट दिया पीटीआई को, पीटीआई आके देख ही नहीं रही, इमरान खान हमें पूछ ही नहीं रहे, पीटीआई के एमएनएज एमपीज़ नज़र ही नहीं आ रहे, एमक्यू वाले खामोशी से बैठे हैं, हमारा क्या ताल्लुक़, हम तो अब सीट्स हमारी कम हैं। हम शोर मचाता हुआ लोगों को चीखता चिल्लाता देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ग्राउंड के ऊपर उनकी चीज़ों के अंदर कमी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं। पाकिस्तान टर्की रिलेशनशिप किस तरह की है, पाकिस्तान की चाइना के साथ सीपैक वाले मामला कैसे जा रहे हैं, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कैसे होंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह से बढ़ेगी, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कैसे आगे जाएगा, ये सारे सवालात हैं। अब आप सोचें कौन सी शख्सियत ऐसी होगी जिनसे ये ढूंढा जाए उस शख्सियत को और कहा जाए कि सारे सवालों के जवाब दे देंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री। तो सारे सवालात के जवाब कौन देगा। तो मैंने फिर ऐसी शख्सियत को तलाश कर लिया। उनका नाम है, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, उनका नाम है अकील करीम डेडी साहब। अच्छा, एक खूबी और भी है अकील भाई की, वो ये कि खूबसूरत जानवर जो है वो पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से भी, आजकल तो बाहर से जानवर नहीं आ रहे, लेकिन अब भी जो खूबसूरत तरीन जानवर हैं वो कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं और उनको कुर्बान करते हैं। मैं आपको उनकी झलक दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। आपने जानवर देखे अकील भाई, ये ईद का जो मौका होता है, लोगों की कोशिश होती है खूबसूरत तरीन जानवर ख़रीदें, उनको कुर्बान करें अल्लाह की राह में। आपका शौक़ भी कई सालों से चला आ रहा है माशाल्लाह। पहले तो आप ख़ुद भी देखें, मैं ये समझता हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी की कोई छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या, और हम उसकी पैरोई करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ है, ये नहीं है कि सब पे फ़र्ज़ नहीं है, अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है उसके लिए है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह की राह में जो कुर्बानी है वो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा और खूबसूरत जानवर होना चाहिए, उसके 2 दांत होने चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी हकीकतन कुर्बानी होती है। और मेरा ख़्याल है कि पहले पाकिस्तान में इस तरह कम होता था, लेकिन अब ये मैं देख रहा हूँ कि हर जगह हम देखते हैं बड़े खूबसूरत जानवर लाए जाते हैं। पहले कुर्बानी के जानवरों की साइज़ वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है कि व्यापारियों को जब पैसे अच्छे मिलते हैं तो उनका शौक़ भी बढ़ता है। और इसकी बुनियाद रखने वाला, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यूनाइटेड बेकरी के आमिर साहब हैं। अच्छा, ये सालों साल से, मुझे याद नहीं आता, काफ़ी सालों से मैं उसको देख रहा हूँ। किसी ज़माने में 10-15 जानवर अच्छे ढूंढना आसान नहीं होता था, लेकिन एक बंदा होता था जिसके पास ये सारे जानवर होते, उसका नाम है आमिर। वो आजकल लाहौर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन सुना यही है कि इस दफ़ा उन्होंने वादा किया है कि फिर वो वापस आएंगे और जानवरों को अच्छी
खूबसूरत बनाएंगे और फिर ईद के कुर्बान के दिनों में बेचेंगे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप उन्हीं से जानवर लिया करते जी, थे? मैं ज़्यादातर उन्हीं से लेता था। बहुत सारे और शौकीन लोग होते थे, वो जानवर को खूबसूरत बनाते थे, उनका बहुत टेक केयर करते थे और ऐसी टेक केयर करते थे कि वाकई वो अंदाज़ा हो जाता था जानवर को देख के, और जानवर की स्टाइल को देख के अंदाज़ा हो जाता था उसको बड़े लाड से पाला गया। जानवरों का मामला तो है, ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत जानवर जो हैं वो कुर्बान किए जाते हैं और अकील भाई इसके अंदर पेश रहते हैं। लेकिन अकील भाई एक मामला और भी है, सब लोग सोच रहे हैं ईद के बाद कुछ होने वाला है, नैब के अंदर पता नहीं 120 अदालतें बननी है, ऑर्डर आया हुआ है, नैब के अंदर जो प्रोसिक्यूशन साइड वीक थी वो फास्ट होगी, हुकूमत अपोजिशन की डायलॉग चल रही है, बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी परेशान रहती थी नैब से। ये नैब को किस तरह से चलना चाहिए? एहतसाब इमरान खान चाहते हैं हो, देखें होगा, मैं आपको बताता हूँ, जो एहतसाब है ना वो होना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई हो, ये इसलिए होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एहतसाब होता है वो उन लोगों का होता है जो बेचारों ने कुछ नहीं किया होता, और जिसने ज़्यादातर, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, हमारे स्टॉक के मुल्क को लूट लिया, आपको मैं यकीन से कहता हूँ, हमारे स्टॉक के एक ब्रोकर है जी, उन्होंने इस मुल्क को इतना लूटा है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती। आपके स्टॉक के ब्रोकर ने? हाँ, और लूटा है। उस मुल्क को लूटा है, उसके स्टेट बैंक में एविडेंस है, उसके नैब में एविडेंस है, FIA में एविडेंस है, लेकिन खुदा की शान, वो जिसका बैंक भी है। हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं, मुझे लगता है आप तो वो आदमी खुल के बात करें, खुल के देखें, इधर पाकिस्तान में खुल के बात हम तो कर लेंगे, लेकिन इदारों को आना चाहिए। देखिए, एक आदमी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, अब आप उसको अभी तक इग्नोर करके हुए, अभी आप उसको मौका दे रहे हो कि पूरा मुल्क खा जाए हो। भाई आप उसको कम से कम ओहदे पे तो मत बिठाओ। चलो यार, आप उसको छोड़ देते हो, चलो कोई बात नहीं, वो आपका रिश्तेदार है, फुफ्फा है, मामा है, चचा है, लेकिन खुदा के लिए अली जाकिर सिद्दीकी, अब आप जो भी कह ले, मैं आता हूँ, आपके इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इमरान खान से, मैंने खुद देखे जब वो हुकूमत में नहीं थे, बहुत ज़्यादा आपकी बात वो मानते हैं। ये वाला मामला आप क्यों उन तक नहीं ले जाते कि एक ब्रोकर है, उसने मुल्क को लूटा है, एहतसाब यहाँ से शुरू करें? देखें, मेरा ख्याल है उनकी भी नॉलेज में होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि ना हो। शायद मैं कहता हूँ नैब की तो नॉलेज में 100% है, FIA की नॉलेज में 100% है, सारे सिक्योरिटी जो मेन जिनका रोल है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनको भी सब पता है। लेकिन अब कब तक आप शोर करेंगे? जब तक आप गलत काम करने वालों को सज़ा नहीं देंगे। बहुत सारे केसें मैं देखता हूँ, अखबारों में हाईलाइट होते हैं, TV में हाईलाइट होते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर पता नहीं बहुत ज़्यादा खामोश होते हैं। लेकिन मैंने देखा पिछले दिनों ARY पे किसी ने प्रोग्राम किया था, तो हम ये नहीं कहते कि सारे लोग अच्छे लोग भी हैं इस मुल्क में, आवाज़ उठनी चाहिए, और इस जिस तरीके से स्टेट बैंक ने, मॉनेटरी यूनिट ने इस केस को आइडेंटिफाई किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारी भी ख्वाहिश है कि भाई जो गलत करता है उसको गलत तो कहे, सज़ा ना दे, गलत को गलत कहना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो। उसको तो ये एहसास हो रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी जो लोग गलत काम में इन्वॉल्व हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुल्क का पैसा जिन्होंने लूटा है, ये इस काबिल नहीं है कि उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन नैब इतनी कमज़ोर है, उसकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है, जो भी नैब में आता है कुछ दिन रहता है, उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाती है और फिर वो बस आ गया। लेकिन चेयरमैन नैब ने तो काफ़ी टफ डिसीजन लिए हैं, हम ये नहीं कह सकते कमज़ोर है। मसलतन शायद उनको हो सकता है खामोश होना पड़ता हो, लेकिन बहुत सारे हमने देखे टफ डिसीजन लिए हैं। लेकिन अगर ये भी इस वक्त 25 अदालतें हैं नैब की, उसमें भी कुछ में जजेस नहीं है। देखिए, ये अगर बात नैब की कोर्ट ज़्यादा हो, स्पीड से चले, 1-2 महीने में फैसले हो जाएं, तो फिर आपकी बात मेरा ख्याल ठीक हो जैसे चीज़ें पाकिस्तान कह रहे हैं। तो नैब की वीक हमेशा रही है, जब भी कोर्ट में केस जाता है नैब वीक हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आप जो सैलरीज दे रहे हैं जो अपने लॉयर्स को, वो उतने पैसे नहीं होते, और जब बाकी लोग आते हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, तो वो मैं समझता हूँ मुकाबला होता ही नहीं है, मैच ही नहीं होता। लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान में धांधली इतनी है और लोग चोरी इतनी डटाई से करते हैं कि इसके बावजूद भी वो ढल लिए जाते हैं, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के बावजूद भी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं नैब में बैठे हुए हैं, वो उनके पैरोल पे होते हैं जो ये क्राइम करते हैं,
तो अभी मैं यकीन से कहता हूँ ऐसे ऐसे केस मैंने देखा है जो बंद हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए, लेकिन वो हो जाते हैं। ना उनको फ़िक्र है मुल्क के कौम के पैसों की, ना उनको ये एहसास है। अब इतने बड़े दिन हैं, अब इसमें ये बातें करते हुए भी अब अच्छा नहीं लगता। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क को सही रास्ते पे लाए, हमारे हुक्मरान सही रास्ते पे काम करें, हमारी अपोजिशन भी मुल्क के खातिर काम करें, मुल्क की फेवर में काम करें, आपस में लड़ाई झगड़े बंद करें। हमारे मुस्लिम उम्मा के बहुत सारे मसाइल हैं और हमें उन मसाइलों पे भी देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे लीडरान को की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि दुनिया हमें लड़वा के अपने काम निकाल रही है, और मुस्लिम उम्मा एक हो जाए तो मैं समझता हूँ इनका कोई कुछ नहीं। अच्छा अखिल भाई, ये बताइए, बड़ी अच्छी बात थी ईरान और सऊदी अरब की, है तो बहुत टफ टास्क, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आप सी पैक से क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? जो पहले मैंने आपसे कई दफ़ा इंटरव्यू किए, जो बिजनेस आइकॉन और का एक प्रोग्राम में आपके साथ करता था बहुत, जब सी पैक शुरू हुआ था 3 साल पहले, उस वक्त आपको बहुत उम्मीदें थी और उसमें मामला ये था कि बिज़नेस कम्युनिटी को कब कनेक्ट किया जाएगा। अब अथॉरिटी बन गई है, जनरल आसिम बाजवा इसको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री कनेक्ट हो जाएगी, सी पैक से फ़ायदा होगा? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके आसार भी देख रहा हूँ। इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन जो बनने जा रहे हैं, वहाँ आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। आप पूरी पाकिस्तान में देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लोग बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी ज़बरदस्त किस्म के पैकेज दिए हुए नई इंडस्ट्री के लिए, और सी पैक का मैं देख रहा हूँ जनरल आसिम बाजवा साहब को अपॉइंट किया गया है, और वो मैं समझता हूँ कि उनके बलूचिस्तान में कोर कमांडर भी वो रह चुके हैं कोयटा में, तो उनका असर रसूख उस इलाके में पहले से भी है, तो पूरा इलाका वो जानते भी हैं। इस पे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में एक नया ज़िंदगी हमें मिलेगी, क्योंकि आप ये देखें कि नेबर मुल्क हमारा इंडिया सी पैक के काफ़ी ख़िलाफ़ है, अमेरिका सी पैक के बहुत ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि उनको भी दिख रहा है कि चाइना पाकिस्तान का ये कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आगे निकल जाएंगे, रशिया भी उसमें शामिल हो जाएगा, फिर आपका अफ़गानिस्तान शामिल हो जाएगा, अब ईरान ने भी बात कर ली है, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बन जाएगा। और अब पाकिस्तान के लिए तो मैं समझता हूँ विन विन है। और मैंने जब ग्वादर पोर्ट चाइना पोर्ट के हवाले करवाई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बेची, मैं आपको बता दूं, ये अकील डेडी ने पोर्ट बेची। अच्छा। और पूरी सिंगापुर पोर्ट से डील भी मैंने की है। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर आपने सिंगापुर पोर्ट मैं और सिंगापुर पार्टनर थे, और ग्वादर फ्री जोन का मैं 100% ओनर था। तो ये पूरी पोर्ट अगर आप देखें, बहुत बड़ा इंकिशाफ हो रहा है। ये बहुत अरसे से कभी जिक्र नहीं हुआ। डील में अभी आपके पास कितना हिस्सा बाकी है? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। चाहे बात है, चाइना गवर्नमेंट पार्टनर तो नहीं बना सकती थी, लेकिन ये डील मैंने सिंगापुर से लेके अपना मेरा स्टेक मैंने चाइना को दिया है, और इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और उस ज़माने में आर्मी चीफ कियानी साहब थे, और आपके आसिफ अली जरदारी इसके पीछे थे। तो बहरहाल जिसने अच्छा काम किया है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ विन विन है। ग्वादर पोर्ट जो चाइना के पास जाने की वजह से दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान की तरफ है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ होगी उसका बेनिफिट हमारी लेबर को भी मिलेगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मिलेगा। ये जो इंडिया का ईरान के साथ एक पैक्ट था और चाबहार के ऊपर उनका एक मंसूबा था, अब चाइना ईरान के साथ बैठकर आगे जा रहा है। कहा जा रहा है कि $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है चाइना ईरान के अंदर करेगा। ये खित्ता तो बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो दरअंदाजी करता है बलूचिस्तान में इंडिया और दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। देखें, इंडिया जिस पॉलिसी पे चल रहा है ना, उससे वैसे ही ख़त्म हो जाना है। इंडिया को ख़त्म हो जाना है। इंडिया ख़त्म हो चुका है इकनॉमिकली, वो कोलैप्स हो चुका है। अब ये इकनॉमिकली कोलैप्स होके उसको दिख रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसी वजह से रहता है। वरना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर सिचुएशन में है, और इंडिया बहुत बुरी सिचुएशन में है। आप ये देखें कि चाइना ने इंडिया के साथ पिछले दिनों क्या किया। मैं समझता हूँ इतनी बुज़दिल आर्मी
बहुत बुज़दिल ये तो किसी किस्म की लड़ाई के काबिल ही नहीं है। आदमी। थप्पड़ खा खा के मर गए। ये लोग मैं समझता हूँ इनको फौजी कहना भी इंसल्ट है, क्योंकि ये तो साले अपना इलाका छोड़ के भाग गए और चाइना ने किस आराम से उनके इलाके पे कब्जा किया है। उनके इलाके पे तो नहीं किया, इन्होंने जो कंट्रोवर्शियल एरिया था, कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल, और इसी तरह हमारे बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिस पे इंडिया का कब्जा है और हमारी आर्मी को अब इनसे खाली करवाना चाहिए, क्योंकि अब हमें किसी किस्म से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाइना हमारा जैसे चाइना ने पार्टनर है। करवाया, बिल्कुल पाकिस्तान को उसी तरह इनको जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब हम कारगिल में दे चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती के कारगिल जो हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री थी वो ज़ाया हो गई हमारे हाथ से, और उसमें शायद से पॉलिटिकल लोगों ने सौदे कर लिए, पॉलिटिकल फेलियर था। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और हम मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है। आप ये देखें कि वो दुनिया के जिस मुल्क में गए हैं बड़ी पजीराई मिली है। पाकिस्तान तकलीफ में आया तो हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की है, स्पेशली सऊदी अरब को मैं समझता हूँ हमें हर जगह अप्रिशिएट करना चाहिए कि सऊदी अरब हकीकतन पाकिस्तान का दोस्त है और हमारी गवर्नमेंट को सऊदी अरब के पीछे खड़ा रहना चाहिए, ताकि क्योंकि ये इस्लाम के किला है, उसको किसी भी सूरत में डैमेज नहीं होना चाहिए। दुनिया में साजिशें हो रही है, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को खुल के हमायत करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त था सऊदी अरब ने हमें साथ दिया। आज सऊदी अरब को तकलीफ महसूस हो तो हमें उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। टर्की के साथ कैसे रिलेशनशिप है और जो 2023 के अंदर एक पैक्ट खत्म हो रहा है, आज़ाद हो रहा है टर्की, बहुत सारे तुर्की से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की एक रियल इस्लामी मुल्क है, उसका प्रेसिडेंट हाफिज़ कुरान है, अल्लाह और रसूल से डरने वाला है, उसमें खुदा खौफी है। मुस्लिम उम्मा के लिए जितने दिलेरी से तुर्क प्रेसिडेंट बयान देता है दुनिया में कहीं कोई भी नहीं देता सबसे पहले, और मैं ये समझता हूँ जिस तरह इजराइल के खिलाफ उसने बयान दिया है, मैं कहता हूँ उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। मैं इस वक्त अगर मुसलमानों के 2-3 लोगों के नाम लूँगा तो मैं सर फहरिस्त प्रेसिडेंट तुर्की के तैयब एर्दोगान, इसके बाद इमरान खान। मैं समझता हूँ इनके कम्बिनेशन और इनको सऊदी अरब को अपने साथ शामिल करना चाहिए और सऊदी अरब और तुर्की की दोस्ती करवानी चाहिए, क्योंकि हम सब मिल के जो मुसलमानों की तकलीफ़ में हैं उनको उन तकलीफ़ से निकालने में हमें ज़रूरत है मिलने की। वैसे सारे पाकिस्तानियों की हुकूमत की एक ही राय है, सऊदी अरब के बारे में कुछ होगा तो सारे पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत तो करते हैं, तो उसमें वाला मामला नहीं। हरम शरीफ हुआ है, मक्का मदीना हुआ है और हम तो उनके गुलाम है भाई। गुलाम भी बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो उससे भी बहुत नीचे हैं। अभी बहुत सारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, नौकरियों से निकाल दिया गया है। देखें यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ये कोविड की वजह से सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है। नहीं, वो केयरिंग लेवल नहीं है। नहीं, केयरिंग लेवल देखें, हमें भी कदम बढ़ाने चाहिए। हमें अपने पाकिस्तानी भाइयों को पाकिस्तान में बुलाना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान आएंगे, इंशाअल्लाह ताला इनको रोज़गार मिलेगा। आप ये देखें सीमेंट सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, आप देखें स्टील मिलें बंद हो रही थी, फिर शुरू मैं भी इस पैकेज के ऊपर बात करूंगा, आप ब्रेक लूंगा, जब फिर इस पैकेज पे बात करूंगा कि आखिरी जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो इसी ये जो रेवोल्यूशन आने वाला है उसके हवाले से। लेकिन अभी जो मुस्लिम उम्मा वाला मामला है, फिर एक और चेंज आ रहा है, वो अमेरिका के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं। आप क्या देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीत और हार में कितना फासला है? वो जीत जाएंगे, आगे जाएंगे, या जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और तब्दीली आएगी? देखिए, फ़िलहाल तो जाहिर बात है कि लोग जो बाइडन उससे बहुत आगे है, तगड़ा है और ट्रंप ज़्यादा अमेरिकन बता सकते हैं कि अमेरिकन के लिए उसने क्या किया है। हम तो बाहर बैठे हुए, हम उनके मामलात में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर बात है कि जो भी अमेरिका में इलेक्शन जीतेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। वो कंपलसरी है। लेकिन आप देखते हैं कि जो बाइडन की पोजीशन अच्छी है। अच्छा, चाइना को अगर हम देखें, पाकिस्तान चाइना कहाँ तक, ये सीपैक जितना कितना करीब और देखेंगे आप? पाकिस्तान और चाइना जो है ना, अब ये एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ चुके हैं। अब ये समझ लो कि ये दो भाई हो गए और पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजबूत होगा
और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा चाइना का चाइना होगा। कब्जा तो नहीं कर लेगा पाकिस्तान की चीज़ों पे, श्रीलंका की चाइना तरह, के अफ्रीकन पास कंट्रीज पूरी की तरह इतनी क्या? बड़ी आबादी पड़ी हुई है, उसको हाँ। ज़रूरत नहीं है उसको। लोग डरते हैं चाइना आएगा देखें- श्रीलंका की तरह पोर्ट पे कब्जा कर लेगा, हमारी इंडस्ट्री पे कर लेगा, हमारे ज़रात पे कर लेगा। हमारे सालों साल से हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम अपने बुरे वक्त में भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। चाइना तो हमें बिजनेस देगा, वो हमसे हमें डरने की बात नहीं। हमें देखें वो पैसा बनाने जा रहा है दुनिया से, वो दुनिया की ताकत बनेगा पाकिस्तान के सपोर्ट से, बगैर सपोर्ट से नहीं बनेगा। पाकिस्तान में लेबर है, वहाँ लेबर नहीं है। पाकिस्तान में जो रूट्स हैं वो हैं पाकिस्तान के पास, जो खौफ की चाइना बात को नहीं। मिल सकता है, जो चाइना की एक्सपोर्ट को आगे ले जाएगा, जो चाइना को चीप करेगा, सस्ता बनाएगा, और डिमांड चाइना की डिमांड यहीं से जनरेट होगी। तो चाइना कम्पिटिटिव होगा पाकिस्तान आके, पाकिस्तान से बाहर रह के शायद वो ना हो, जो उसने करना था वो कर चुका है, लेकिन अब वो चाहता है कि फर्दर कोई अपने एक्सपोर्टर को रिलीफ मिले, तो वो रिलीफ पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है। और और एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं, और ब्रेक के बाद सबसे अहम मौजू क्या है कि इस 2 साल के अंदर अगर कोई वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत ने कोई पॉलिसी टर्न किया है तो वो कंस्ट्रक्शन के शोबे को एक सनत का दर्जा दिया है, फिक्स टैक्स कर दिया है, और वन विंडो ऑपरेशन के मामला शुरू हो गए। पाकिस्तान में इमारतें बनेंगी। अब हम पाकिस्तान के बहुत सारे सूबों के अंदर तो मामला देख रहे हैं बनते हुए, लेकिन सिंध का फिर मामला अटका हुआ है। अब सिंध का मामला है क्या? ये पैकेज जो है, जो 31 दिसंबर तक आप काला नीला पीला कोई भी पैसा डालें इसके अंदर और काम करें, ये काम जो है वो वाकई हो सकेगा? इस ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। एक मामला ये है अकील भाई कि एक बहुत बड़ा पैकेज जो सोचा नहीं जाता था 70-71 साल में इमरान खान साहब ने दे दिया, कंस्ट्रक्शन के शोबे को सनत बना दिया, फिक्स टैक्स कर दिया, सीमेंट जो चीज़ें हैं वो ले लें, और कहा जा रहा है कि उसके साथ कोई 40-50 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं और वो बिल्डिंगें बनेंगी, घर बनेंगी, तो रोज़गार के मौके आएंगे। ये अमली तौर पर आप कब देखने शुरू हो जाएगा? देखें, आज आबाद की मीटिंग थी 2 दिन पहले, ठीक है। उस मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका है कि कितने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। अगर मैं इसको बताऊं तो शायद 15-20 करोड़ स्क्वायर फीट पाइपलाइन में है। 15-20 करोड़ स्क्वायर फीट। इसमें लो हाउसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब लो हाउसिंग पाकिस्तान में पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। इस गवर्नमेंट ने लो हाउसिंग को हाईलाइट किया। इस गवर्नमेंट ने लो हाउसिंग को हाईलाइट करने के अलावा मॉर्गेजेस अरेंज की। पाकिस्तान पहले मॉर्गेजेस नहीं देता था। यहाँ मकान ख़रीदना गरीब आदमी के लिए ख्वाब था। अब वो ख्वाब जो था ना, अब पूरा होने जा रहा है। ये कब तक आप सोच रहे हैं? ये मुझे लगता है कोविड की वजह से हम स्लो डाउन जो देख रहे हैं, अगर ये जिस तरीके से माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि कोविड ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो चुका है, और वेट कर रही है गवर्नमेंट ईद तक कि अगर ईद पे कोई ज़्यादा नहीं फैला, यानी कि 2 हफ्तों के बाद सूरत हाल और 2 हफ्ते के बाद आपकी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और वो सिचुएशन जब क्लियर होगी तो आप देखना पाकिस्तान में छोटे आदमी को, जो ये मकान के जब मालिक बनेंगे तो उनकी खुशहाली देखना, फिर उनकी दुआएं देखना। हम अभी इनकी बदवाएं ले रहे हैं। बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। एक मैं चीज ख्वाब मुझे नहीं दिखा रहा, मुझे एक चीज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सिंध में भी बनेंगे। सिंध में देखें, सिंध में बिल्डिंग बन जाएगी। देखें कहाँ ले जाएंगे आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को? कहाँ ले जाएंगे ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, जो नहीं देखें चलने को तैयार नहीं है? ये तो नहीं कह सकते। जो हमारे वफाक ने जो पैकेज दिया है, सिंध गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट इसके साथ चलने को तैयार है। हम ये देखें, हर चीज़ में जो गलतियां उनकी होगी उसको हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन अगर उनकी गलती नहीं है उसको हमें अप्रिशिएट करना आपके चाहिए। ख्याल में वो अप्रूवल जो हैं वो उसी तरह से हो जाएंगे जैसे पंजाब में और केपी में? जी बिल्कुल। इन्होंने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने हमें अश्योरेंस दिए, उनकी सिंध गवर्नमेंट से बातचीत हो चुकी है और वो मीटिंगें काफ़ी कर चुके हैं। और आप ये देखें कि जो ट्रांसपोर्ट फीस है सिंध गवर्नमेंट ने भी कम कर दी है। अगर उनको हर्डल्स डालनी थी तो यहाँ ये रुकावट डाल सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके अच्छे काम पे। कोई शक नहीं है कि कुछ गलतियाँ उनसे हो रही हैं, उसको उनको दूर करना है।
अगर आवाम के साथ उनको रहना है तो उन्होंने अब आवाम के काम करने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कराची में उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम आप कराची में काम करें, पूरे पाकिस्तान के लिए सोचें, सिंध के लिए सोचें, हर जहाँ बेहतर काम आप कर सकते करें ताकि हमारा इमेज बेहतर हो, सिटी बेहतर हो, लोगों को रोजगार के मौके नए मिले। शहर भी बनाने के बारे में प्लानिंग है, नए शहर बने। लाहौर में रावी के पास एक नया शहर बनने की बात हो रही है और जाहिर बात है गवर्नमेंट ये सोच ज़रूर रही है, लेकिन शहर के ऊपर शहर बनाना मुनासिब नहीं है। हमारी अपनी राय ये है कि आप शहर से दूर शहर बसाएं, शहर के साथ डबल ना करें। कराची में इस वक्त मुश्किलात जो आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कराची को हमने फैला दिया है, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो हमें प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, मास्टर प्लानिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए हमें, ताकि पता हो कि हमारी सीवरेज कहाँ से जाएगी, हमारे वाटर की ज़रूरत है जो वहाँ कहाँ से पूरी होगी, हमारी सर्कुलर रेल कहाँ से निकलेगी, हमारी कार्गो ट्रेन कब से चलेगी, हमारी ये जो बसों का सिस्टम है जो कंप्लीट फेल हो चुके हैं, हम अपनी आवाम को ट्रांसपोर्ट दे नहीं पाए, उसकी अब ज़रूरत है। और फिर सिटी आपने इतनी फैला दी है कि उसमें और मुश्किलात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें आवाम को बेसिक चीज़ें जो है हम नहीं दे रहे आवाम को, रोडों का नेटवर्क हम नहीं दे पा रहे हैं। रोड आप देखें, छोटी सी बारिश होती है वो रोडें ख़राब हो जाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी आवाम को देने की ज़रूरत है। अच्छा अखिल भाई, ये जो हम 50 लाख घर वाली बात बार बार सोचते हैं, और अब चूंकि आप कह भी रहे हैं कि खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, इसमें एक आम आदमी को घर कितने का मिलेगा, छोटा घर, उसको कितने पैसे देने? बताता हूँ, लो हाउसिंग में मेरी पाकिस्तान के डेवलपर से एक रिक्वेस्ट है कि एक बिज़नेस ऐसा आप करें जिसमें आप पैसे बनाने की बात ना करें। एक प्रोजेक्ट आप आवाम के लिए बनाएं, गरीब आवाम के लिए जो बेचारी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिनकी 20,000 25,000 रुपये सैलरी है या 30,000, वो बेचारे किराए के मकान में रहते हैं। और अब गवर्नमेंट ने जब इतना सपोर्ट किया है तो अगर एक एक बिल्डर एक एक प्रोजेक्ट ये सोच के बनाए कि मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं कमाना, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 3 लाख रुपये फी मकान सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा। और 90% टैक्स छूट गवर्नमेंट दे रही है, तो ये सबको, और मॉर्गेजेस दे रही है गवर्नमेंट। इसके बाद मैं समझता हूँ 16-17 लाख में मकान छत उनको मिल सकती है। 17 लाख में मकान, 25,000 रुपये तनख्वाह वाले को आप कह रहे हैं इस स्कीम के तहत घर मिलना शुरू हो जाएगा? मिल सकता है अगर हमारे डेवलपर इस पे अपना प्रॉफिट ना रखें। अच्छा, अगर वो प्रॉफिट रख लें तो फिर कितने का फिर मिलेगा? थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि हमें ये 25 का हो जाएगा? नहीं, फिर शायद डबल हो जाएगा, क्योंकि 34 से 34 से 34 हो जाएगा, 34 का हो जाएगा। तो हमारे आप देखें, आबाद के लोग मानते हैं कि हम प्रॉफिट आबाद के मोहसिन साहब, बख्शी साहब, इनको तो हम कन्विंस कर लेते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो ज़कात के हकदार हैं, ठीक है। अब उनके पैसे तो हमें नहीं कमाने चाहिए, इतनी तो हमें भी शर्म होनी चाहिए कि जिस कैटेगरी को हम टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों तो वैसे भी बड़ी निस्बतन बेहतर आदमी हैं, हाँ, तो भी, वो इत्तेफाक करते आरिफ हैं, जीवा और भी। जारी बात है ये सारे आबाद के मतलब करता भी हैं, उनकी बड़ी खदमात भी हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज में भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से राब्ते में रहें, नया पाकिस्तान हाउसिंग से राब्ते में रहें, और इन्होंने मुसलसल काफ़ी मेहनत की है, तो हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम इनको ये कहें कि आम आवाम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं, एक आप अपने लिए बनाएं, उसमें आप पैसे बना लें अपना, और एक प्रोजेक्ट लो हाउसिंग का बनाएं जो गरीब आदमी को तो आपके ख्याल में 50 लाख घर वाले, अगर हम 3 साल बाकी गवर्नमेंट के रह गए तो 50 लाख में से कितने घर बन जाएंगे? 50 लाख बन नहीं सकते। लो हाउसिंग में गवर्नमेंट ने 30 बिलियन रुपीस साल के लिए रखे हुए सब्सिडी। अगर एक मकान को 3 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो जारी बात है 1 लाख मकान बनेंगे, और 1 लाख मकान अगर इस साल हम बना लेते तो 1 लाख अगले साल 1.5 लाख बन सकते, उसके अगले साल 2.5 लाख बन जाएंगे। तो आप अगले 3 साल में एक्सपेक्ट करें कि लो हाउसिंग में आप कम से कम 4 लाख मकान बना लेंगे, मिडिल क्लास के लिए 4 लाख बना लेंगे, अपर क्लास के लिए 4 लाख बना लेंगे, और पाकिस्तान में 12 लाख मकान बनना ये हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव कर देगा। अच्छा, 12 लाख आप समझते 3 साल में मकान बन जाएंगे? मेरा ख्याल है क्योंकि मॉर्गेजेस ना होने की वजह से मकान नहीं बन रहे थे। मॉर्गेजेस मिलना शुरू हो जाएगी ना, तो लोग, बैंक बड़े एक्टिव हो जाएंगे, लोग एक्टिव हो जाएंगे, डेवलपर एक्टिव हो जाएगा, सीमेंट की डिमांड आएगी, स्टील की डिमांड आएगी, टाइल्स की डिमांड आएगी, डोर की डिमांड आएगी। तो अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में लोगों को
रोज़गार मिलना शुरू होगा। मैं ये दावे से कहता हूँ, एक आदमी बेरोज़गार नहीं होगा फिर ये जो इस स्कीम के तहत इस स्कीम के तहत एक आदमी पाकिस्तान बेरोजगार में नहीं मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ इससे चलेंगी? भाई अक्रॉस द बोर्ड 30 से लेके 45 इंडस्ट्री हैं जो हाउसिंग से उनकी वाबस्तगी है, और वो सारी इंडस्ट्री अब चलेगी। जो बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने नाम ले लिया उनके, ये बड़ी इंडस्ट्री है। फिर आप ये देखें कि दुबई, अबू धाबी में डेवलपमेंट का काम काफ़ी स्लो हो गया। हमारे इंजीनियर वापस आ रहे हैं, हमारे आर्किटेक्ट वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ डिमांड है और उनको भी कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, उनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, फिर वो पाकिस्तान में अपना काम भी कर सकेंगे। यहाँ तो अब डेवलपर की भी बहुत गुंजाइश है, पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर है। तो इस जगह पे गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त बिल्डर डेवलपर के जो मसाइल थे वो इमरान खान ने सॉल्व कर दिया, कोई मसला नहीं मैं कहता हूँ कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है बिल्डर्सों को, डेवलपर को, ये कभी पाकिस्तान में उसकी पहले मिसाल नहीं थी। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम हैं जिसकी वजह से आपके करप्शन में भी बहुत बड़ी कमी आई। अच्छा अखिल भाई, एक मसला आया, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा काला पैसा भी ले आए, ब्लैक पैसा, ये पैसा नहीं, ये पैसा लोग ले आए। खौफ वाली बात तो नहीं, बाद में नया पकड़ तो नहीं लेगी? मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले भी बड़े बड़े लोगों ने वाइट करवाए पैसे, उनको तो उसूलन पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान से छुपा के पैसे बाहर ले गए थे तो हमारी गवर्नमेंट ने तो उनको भी छोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म की हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। 31 दिसंबर तक पैसे लाने होती है। बस ये समझ लो कि जो पैसा डिक्लेयर नहीं हुआ लोगों का, पहले भी ज़मीनों में पड़ा हुआ है, ज़मीनों की वैल्यू जो थी FBR वैल्यू या कोई भी वैल्यूएशन, अभी तक पूरी वैल्यूएशन हुई नहीं थी। उसी वजह से पाकिस्तान का पैसा, ज़्यादातर पैसा हाउसिंग सेक्टर में फंसा रहता है या रियल इस्टेट में होता है। तो वो एक्चुअल वैल्यूएशन कम होने की वजह से लोगों की मुश्किलात हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के पैकेज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पैकेज दिया है ना, जो सबसे अच्छी बात है कि एक आदमी जो फ्लैट ख़रीदना चाहता है, उससे दिसंबर तक अगर वो फ्लैट बुक करा लेता है तो उससे पूछा नहीं जाएगा कि पैसा आपके पास कहाँ क्या है। दिसंबर 31 2020। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये बहुत अच्छा पैकेज। अच्छा, कोई खरीदेगा तब भी उससे नहीं पूछा जाएगा? हाँ, जो एक पहला मकान जो आप खरीदोगे वो आपसे नहीं पूछा। अच्छा, घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, वो 5 लोग अपने नाम पे ले लें, तो आप भूल जाओ ना, जो जाहिर बात है उसका बड़ा तो एक ही होगा ना, बाप। हाँ, उसको फिर अच्छा, उसकी शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ है, फिर वो टाइटल उनका बन जाएगा, वो भी खरीद सकते हैं। तो पूछा नहीं जाएगा, FBR नहीं पूछेगी। अच्छा मौका ये। देखिए, अपनी आवाम को अगर रिलीफ दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हमारे आवाम को देनी चाहिए रिलीफ। और ये गवर्नमेंट अगर हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहती है तो मैं समझता हूँ इन्होंने जो मेहनत की है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमारे मुल्क में एक्टिविटीज़ जनरेट हुए, हमारे मुल्क के लोगों को रोज़गार मिले, ताकि लोग बेचारे मुश्किलात से निकलें। अखिल भाई, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद मैंने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, खूबसूरत कल्चर, पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान की फिल्में, बहुत बुरे हाल के अंदर पाकिस्तान के फ़नकार हैं। वो सरमायाकारी नहीं हो रही। हम वो इंडियन ड्रामे देखा करते थे, इंडियन फिल्में देखा करते थे, बहुत सारी ऐसी इंडियन चीज़ें देखा करते थे जो ज़ाहिर पैमरा ने बंद कर दी और बड़ा रोल प्ले किया है वैसे बोल मीडिया ग्रुप ने इसको बंद करवाने में। अब मामला ये है कि कुछ और चीज़ तो दी जाए ना। तो पाकिस्तान के ड्रामों की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ड्रामे चाहिए, बहुत सारी फिल्में चाहिए। ब्रेक के बाद बात करूंगा, क्या हम टर्किश और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मिला के कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और कोई सरमायाकारी करेगा? अखिल भाई, सरमायाकारी करेंगे? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ईद का मौका है, कल्चर वॉर एक चलती रही है, हम इंडियन फिल्में देखते रहे हैं, इंडियन ड्रामे देखते रहे हैं, इंडियन गाने सुनते रहे हैं, और अब सब कुछ इंडियन पाकिस्तान में ब्लॉक है, बंद है। हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री खड़ी हो रही, सब कुछ खड़ी हो रही, लेकिन हम कल्चरल साइड पर देखते हैं ना अच्छे ड्रामे फाइनेंस किए जा रहे हैं, ना अच्छी मूवीज़ फाइनेंस की जा रही हैं। पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसके ऊपर पैसा नहीं लग रहा। उसकी वजह है हमारी आवाम पॉजिटिव में देखना नहीं चाहती। आवाम हमारी पॉजिटिव चीज़ें देखना नहीं चाहती। आप देखें ना यार, हर वो चीज़ देखी जाती है जो
चीप होती है। तो अब तुर्की ड्रामा आप देखें, अर्तुगरुल कितना खूबसूरत है यार। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। क्या पाकिस्तानी ड्रामा देख सकते हैं फैमिली के साथ बैठ के? ये बात तो है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नहीं देख कंटेंट सकते। मजे का नहीं। और हमारे लोग फिर ये शिकायत करते हैं कि टूट ड्रामा क्यों देख। और भाई आप अच्छी चीज़ ले आओ, आप इस ऐसे कोई प्रोडक्ट लाओ कि हम अपनी फैमिली में बैठ के देख सकें, तो फिर आपको देख लेंगे भाई। लेकिन आप भी तो अपने आप को ठीक करो ना। रिफॉर्म करने की जरूरत है कल्चर, लेकिन पैसा भी तो लगे ना। पैसा, आप टेलीविजन में भी पैसा नहीं आ रहा, इश्तेहारात के अंदर बुरा हाल एंटरटेनमेंट है। में पैसा था और लोगों ने अच्छी अमाउंटें दी है। पहले ड्रामा 50 लाख रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था, अब 10 करोड़ में खरीदते। तो पैसा तो है, लेकिन हमें कम से कम अपना इमेज भी बेहतर करने की, क्वालिटी बेहतर करनी। क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तुर्की, हमसे तो बहुत एडवांस लोग हैं वो, आप देखें उसका ड्रामा, आप देखें कितना खूबसूरत कि आपका दिल खुश हो जाए, अर्तुगरुल आपकी तो रूह ऐसा ताज़ा ड्रामा हो है, जाए, हाँ। आपका ईमान ताज़ा हो जाए। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें खुदा के लिए ये चीज़ें दिखाओ। तो आप ये कहते हम हैं कि आपके ड्रामे देखेंगे 24 घंटे खुदा देखेंगे। के लिए ऐसे ड्रामे दिखाओ, तो पाकिस्तानी और टर्किश मिल के अगर प्रोडक्शन कर लें तो आप फाइनेंस कर देंगे? बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा, फाइनेंस कर देंगे आप? करेंगे अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो। अगर इस रास्ते पर चलेंगे। देखिए, मैंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब निकाल लिया है। मकान भी बन गए, पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप भी ठीक हो गए, पाकिस्तान चाइना के मामला भी ठीक हो गए, इंडिया का तोड़ते हुए भी आपने देख लिया। ये सारी बातें मैं कई साल से अखिल भाई से गुफ्तगू कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। हर चंद सालों के बाद वो चीज़ें होती भी दिखाई देती हैं जो ये कह रहे होते हैं। आज के इस इंटरव्यू के अंदर भी, जो कि ईद के मौके पर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने कही हैं जो वाकई ऐसा लगता है होने को हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दे दी है शोबिस कम्युनिटी को कि अगर वो टर्की के साथ मिलकर कोई ड्रामे करते हैं तो अखिल भाई के पास आ जाएं, वो फाइनेंस करने को तैयार हैं। मैं आपको एक बार फिर ईद की मुबारकबाद देता बड़ी हूँ। मेहरबानी। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत ईद आप भी मुबारक। सबको ईद पाकिस्तान मुबारक। जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।